हेलो संजीव। हेलो सर। गुड टू सी यू। आज के समय में शिक्षा क्षेत्र में जो बदलाव हो रहे हैं उस बारे में, उस विषय में आपने कई बहुत ही बढ़िया वीडियोस बनाए हैं। मैंने देखे, बहुत अच्छे लगे, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगे। पर्टिकुलरली सर पदमपत सिंघानिया यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ खास जानकारी हो तो मुझे बताइए, और हमारे जरिए हमारे दर्शक भी इस बारे में जान पाएंगे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर। आप एक लेजेंडरी कलाकार हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, पद्मश्री अवार्ड विजेता हैं और एक समय पर आप लेक्चरर भी रह चुके हैं। यानी आपने भी बच्चों को पढ़ाया है। जब आपने हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में जानकर मुझे इनवाइट किया तो मुझे बहुत खुशी हुई सर। आप जैसे अनुभवी व्यक्ति जब हमारी यूनिवर्सिटी को बेहतर समझेंगे तो ये हमारे लिए सच में बहुत लाभदायक होगा सर। थैंक यू वेरी मच सर। एसपीएसयू में कौन-कौन से स्पेशल कोर्सेस आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? आप सभी विद्यार्थियों को प्रॉपर गाइडेंस कैसे दे रहे हैं? उस पर जेके सीमेंट का इसमें यानी उनसे जुड़े लोग इसका निर्वाह कर रहे हैं, तो मुझे जानना है, मुझे आई वांट टू नो द स्पेशलिटी ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। सर पदमपत सिंघानिया यूनिवर्सिटी अंडर सीएसआर प्रोग्राम के तहत 2007 में जेके सीमेंट वालों ने उदयपुर राजस्थान में स्थापित की थी। इस नाम में खासियत है सर, ये एक उपाधि है। जैसे भारत रत्न उच्चतम पुरस्कार दिया जाता है, पदमपत सिंघानिया जी को सर नाम से ब्रिटिश गवर्नमेंट के माध्यम से संबोधित किया है। और खास बात यह है कि जेके फैमिली वालों ने 1962 में आईआईटी कानपुर इंस्टीट्यूट स्थापित किया था और पदमपत सिंघानिया जी इसी आईआईटी कानपुर के 15 सालों तक चेयरमैन रहे। एसपीएसयू का परिसर 110 एकड़ में फैला हुआ है। हमारी यूनिवर्सिटी में यूजी, पीजी और पीएचडी प्रोग्राम हैं और इसके साथ ही यूजी में हमारे पास बीबीए, बीबीएलएलबी और बीसीए कोर्स हैं। और यूजी में भी हमारे पास इंजीनियरिंग में सीएसई, ईसी, मैकेनिकल, सिविल, बायोटेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ डिजाइनिंग, बीटेक भी है एंड कमिंग अप टू एमटेक है, एमबीए है और पीएचडी कोर्सेज भी हमारी यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। आई थिंक ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि एक साउथ इंडियन व्यक्ति होकर एडमिशन डायरेक्टर का पद यूनिवर्सिटी में आपने कैसे हासिल किया संजीव? सर मैं इस यूनिवर्सिटी से पिछले 10 साल से जुड़ा हूँ। पिछले 9 साल से मैं चैनल पार्टनर हूँ। उससे पहले मैंने अपना बीटेक चेन्नई से कंप्लीट किया और बीटेक करने के बाद मैंने कई टॉप मोस्ट कॉलेजेस के साथ कंसल्टिंग की। तो जब मैं कंसल्टिंग कर रहा था तब मैंने एक बात ऑब्जर्व की सर। जब बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है तो कहते हैं कि हमने पढ़ाया, लेकिन जब वही बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो वो कहते हैं कि हम क्या करें। एजुकेशन सिस्टम ऐसा बन गया है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। इसी वजह से मुझे डिससेटिस्फेक्शन हुआ। एडमिशन ज्यादा लेना सोल्यूशन नहीं है। ये तो सभी को पता है कि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है वो कहीं भी पढ़ लेता है और अगर हम लोग लिमिटेड स्टूडेंट्स रखें तो हर स्टूडेंट को अटेंशन दे सकते हैं, उन पर अच्छा अवलोकन कर सकते हैं कि आखिर वो क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, कहां पर लैग कर रहे हैं, यह देखा जा सकता है। तो उसी समय हमारे एक फैकल्टी मेंबर थे जो जो एसपीएसयू में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। उन्होंने मुझे बुलाया कि सर एक बार कैंपस आकर तो देखिए। तो उनके इनविटेशन पे मैं वहां पर गया। मैंने कैंपस देखा और वहां की 3 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। लिमिटेड स्टूडेंट्स का इंटेक, पूरा कैंपस रेसिडेंशियल है, फैकल्टी भी वही रहती है। सो मैंने तभी डिसाइड किया जब हम कोई काम करते हैं हमारे बच्चों की नजर में भी हमारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। उनके ज्वाइन होने के बाद हमें उन्हें भूलना नहीं है। ज्वाइनिंग के 4 साल बाद या 3 साल बाद उनके ग्रेजुएशन की जिम्मेदारी लेने के कॉन्सेप्ट से ही मैंने चैनल पार्टनर के रूप में ज्वाइन किया था। लगातार 9 साल तक मेरी मेहनत से कई स्टूडेंट्स ने वहां एडमिशन ली, पढ़ाई पूरी की, अब्रॉड में अच्छी पढ़ाई कर बढ़िया जॉब्स भी हासिल किए। 9 साल बाद हमारे मेन मैनेजमेंट जेके मैनेजमेंट ने मुझे परखा, एडमिशन डायरेक्टर पोस्ट से मुझे सराहा और मेरी जिम्मेदारी बढ़ा दी। जब मैं चैनल पार्टनर था मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं मुकरा। अब डायरेक्टर के रूप में जब मैनेजमेंट ने मुझे इतनी बड़ी पोजीशन दी है तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई, जिससे मैं कैंपस में रेगुलरली, ज्यादातर उदयपुर कैंपस में रहने लगा। और हर बच्चे से और हर पेरेंट से मेरा एक ही कहना है कि बच्चों की 100% जिम्मेदारी मेरी। मैंने कॉलेज में बतौर लेक्चरर काम किया है। छात्रों की पढ़ाई में रुचि कैसे बढ़ाएं, उसके लिए उन्हें कैसे पुश किया जाए, जैसा कि आपने कहा कि सिर्फ एकेडमिक शिक्षा ही नहीं बल्कि उन्हें जीवन के हर पहलू की शिक्षा दी जाए, यही मेरी कोशिश रहती थी। व्हाट्स योर सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी? सर ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अब ऐसा है, अगर
हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हमारा काम पढ़ाना है, हमने कर लिया, अब आगे का जो भी है आप देख लो। हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, बल्कि कैंपस में ही फैकल्टी का होना, सैटरडे संडे बच्चों को एडिशनल सपोर्ट चाहिए तो वो देना। और अगर आप टेक्नोलॉजी वगैरह की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, क्लाउड टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, इन टेक्नोलॉजीज की बात तो करते हैं, पर इन टेक्नोलॉजीज के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है सर। जो भी ज्यादा प्रैक्टिस करता है ना ब्रह्मानंद जी, गारंटी सर मैं कह रहा हूं 100% में ज्यादातर बच्चे जरूर सक्सेसफुल हो जाते हैं। और वो इसलिए होते हैं क्योंकि एक्सपर्ट फैकल्टीज का उन्हें बैकअप होता है। एक बात और है, अब ये सभी बच्चे मतलब एक एज ग्रुप के, इनका ऐसा होता है पूरा दिन पढ़ने के बाद बच्चे जब शाम को घर आते हैं तो घर आने के बाद उनके एज ग्रुप वाले कितने होते हैं? बहुत बहुत कम ही होते हैं। पर चूंकि हमारा रेसिडेंशियल कैंपस है, उनको उनके ही एज ग्रुप वालों के साथ बात करने मिलती है और नॉलेज शेयरिंग होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी सब्जेक्ट का नॉलेज शेयरिंग होता है, यानी कि समझो किसी को कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आया हो और किसी को समझ में आ गया हो, तो दोनों आपस में टॉपिक शेयर कर सकते हैं। और अगर तब भी क्लैरिटी ना आए तो सैटरडे संडे फैकल्टी का एडिशनल सपोर्ट ले सकते हैं। ऐसी सुविधा हमने कराई है ब्रह्मानंद जी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कि एसपीएसयू यूनिवर्सिटी में आपके यहाँ सुना है स्कॉलरशिप भी दी जाती है। ये बताइए, ये स्कॉलरशिप कैसे देते हैं? क्या प्रामाणिकता पर आधारित ये स्कॉलरशिप विद्यार्थियों को दी जाती है संजीव? बीइंग अ सीएसआर प्रोग्राम, जेके सीमेंट वाले ऑलमोस्ट 22 करोड़ तक का स्कॉलरशिप दे रहे हैं सर। ये स्कॉलरशिप भी फर्स्ट ईयर देने के बाद सीजीपीए कम होने के बावजूद भी पूरी फीस नहीं मांगी जाती। 4 सालों तक सेम स्कॉलरशिप होती है और मेरिटोरियस स्कॉलरशिप कहते हैं इसे। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में 90 अबाव हो तो स्ट्रेट अवे 60% स्कॉलरशिप। 80 to 90 के बीच में मिले, यानी 10th या 12th में, तो 50% स्कॉलरशिप। अब 60 to 80% मिनिमम हमारे यहाँ 60% होने चाहिए। 60 to 80 के बीच में अगर हो तो 40% स्कॉलरशिप, वो भी पूरे 4 सालों के लिए। इसलिए हमारे यहाँ बहुत कम फीस में ही यूनिवर्सिटी की ये सारी फैसिलिटीज हैं। सीएसआर प्रोग्राम के अंतर्गत जेके सीमेंट स्पॉन्सर कर रहा है, इसीलिए कर पा रहे हैं। मोर ओवर जेके वाले इतने 22 करोड़ रुपीस दे रहे हैं स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के नाम पर। ये सच में बहुत ही बढ़िया बात है। संजीव जी, हमारे देश में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, स्टैंडर्ड है जिनका, ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत हाई रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटीज भी हैं। ऐसे में कोई भी स्टूडेंट सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी को ही क्यों चुने? हमें बताइए क्या क्या खासियतें हैं आपकी यूनिवर्सिटी की? सर ये बहुत ही बढ़िया सवाल है सर। अब क्या है ना सर कि जब हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, तो जब सारी फैसिलिटीज होती है तभी यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड बनता है। पर आजकल यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, 5,000 से लेकर 10,000 तक स्टूडेंट्स, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स, 5,000 से लेकर 10,000 तक स्टूडेंट्स अगर कोई यूनिवर्सिटी लेती है, when the number increases, when there is a large number of students in a group in a university, उनके लिए सिर्फ एजुकेशन ही नहीं देना होता है सर। एजुकेशन के साथ क्वालिटी ऑफ लिविंग लाइफ, फॉर एग्जाम्पल हॉस्टल फैसिलिटी ले लो, फूड क्वालिटी ले लो, जो कुछ भी उन्हें मिलना चाहिए ना सर, वो सब कुछ। अनलिमिटेड सीट्स होंगे तो 100% नहीं मिलेगा। बट वेयर एज हमारे पास लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेकर रेसिडेंशियल कैंपस है। सर हम आजकल के जमाने की बात करते हैं, अब बच्चे कॉलेज जाते हैं, वो प्राइवेट व्हीकल से जाते हैं, बस से जाते हैं, लेकिन जाते आते हुए कोई सेफ्टी नहीं है सर। अब वो कॉलेज जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये पेरेंट्स हर दिन जाके देख नहीं सकते हैं ना सर। सच कहूं तो ये जेन जी जनरेशन ऐसा ही है कि बाद में पढ़ लेंगे, नेक्स्ट ईयर पढ़ लेंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर पढ़ लेंगे, ऐसा नेक्स्ट करते लास्ट में पढ़ने वाले बच्चे अपना सीजीपीए मेंटेन नहीं कर पाते, सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं होते, बाद में प्रॉब्लम हो जाता है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है बीटेक में बैकलॉग्स, बीटेक में ड्रॉप आउट्स। ना बाबा, मेरे से बीटेक नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चे दूसरे शहर में जाकर पढ़ रहे होंगे, पर वो तो कहीं रूम ले लेते हैं, कॉलेज भी नहीं जाते हैं। भला क्यों? इसमें मेरा स्वार्थ यही है, जिम्मेदारी लेना। 10 सालों से मेरा यूनिवर्सिटी पर यही विश्वास रहा है। हम सारे बच्चों को रखते हैं एक फैमिली की तरह, फैकल्टी यानी सब कैंपस में रहकर। मदर, फादर, इवन वाइस चांसलर भी वही रहते हैं। मदर फादर के घर में आपको जितनी सुरक्षा मिलती है, उतनी ही सेफ्टी को यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो हमारी यूनिवर्सिटी में सेफ्टी कंसर्न्स का खास ध्यान रखा जाता है। प्लस जब हम लिमिटेड स्टूडेंट्स लेते हैं
तो हर तरफ से जो क्वालिटी एजुकेशन उन्हें मिलनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ लिविंग स्टाइल, एवरीथिंग कैन बी टेकन केयर ऑफ। कोई छात्र अगर लैग हो रहा है, इफ दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद देयर टेक्निकल कोर्स, वी डू टेक केयर ऑफ दैट। संजीव जी, एक और क्वेश्चन। जनरली स्टेट टू स्टेट जब बदलाव होता है, फूड हैबिट्स भी बदलते। साउथ का खाना बनाने का अपना तरीका है, नॉर्थ का अपना तरीका है। अगर वहां आपकी यूनिवर्सिटी में किसी और राज्य से छात्र जाए, फूड फैसिलिटीज आप उसे किस तरह से प्रोवाइड करते हो? आप इस विषय में किस तरह के मेजर्स लेते हैं, जरा इसके बारे में भी खुलकर बताइएगा। सर, सबसे पहले जो पेरेंट्स या स्टूडेंट्स का सवाल आता है वो फूड के लिए होता है। क्या उन्हें उनके क्षेत्र में जो फूड मिलता है वो फूड मिलेगा? बच्चों को वातावरण कैसा मिलेगा? हमारे यहाँ स्टूडेंट्स ही फूड कमेटी के सदस्य बनते हैं, वही मेंबर होते हैं, तो वो खुद ही निर्णय लेते हैं कि उस महीने कैसा भोजन बनेगा, क्या क्या बनेगा। जैसे सुबह के नाश्ते में क्या होगा, दोपहर के भोजन में क्या होगा, रात के खाने में क्या होगा, सब वही डिसाइड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ द स्टूडेंट्स टेस्ट, बच्चों की ही कमेटी फूड का मेन्यू तय करती है, और ये जो मेन्यू है वो हर महीने डिसाइड होता है। राजस्थान का नाम सुनते हैं तो रेगिस्तान सामने आता है। वहां भयानक गर्मी होती है। ऐसी जगह किसी और जगह से, राज्य से आए हुए विद्यार्थी कैसे रह पाते हैं? वो वहां कैसे सरवाइव करते हैं? ये ऐसे कुछ डाउट्स हैं मेरे मन में, वो आप कैसे क्लियर करेंगे? सर, राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। हम राजस्थान के साउथ पार्ट में आते हैं। जैसे जयपुर, जैसलमेर नॉर्थ साइड में है तो वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है सर, पर हमारा साउथ पार्ट ऑफ राजस्थान है, और ये जो एरिया है इसे कश्मीर ऑफ राजस्थान कहा जाता है सर। जब सर्दी का मौसम आता है तो टेम्परेचर 8 to 10 डिग्रीज तक गिर जाता है। उदयपुर इज कॉल्ड सिटी ऑफ लेक सर। मई, जून एंड जुलाई सेकेंड वीक, यानी 2.5 months जब समर होता है, तब बच्चों को हम समर हॉलीडेज देते हैं। तो सभी बच्चे अपने होम टाउन में होते हैं सर, इसलिए धूप या गर्मी से घबराने वाली बात ही नहीं है सर। और वॉर जोन की अगर बात करें तो हम पाकिस्तान बॉर्डर से अराउंड 800 to 900 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे। तो ये जो अफवाहें हैं कि राजस्थान माने वॉर जोन, रेगिस्तान, ऐसी कोई बात नहीं है। उदयपुर इज इन द साउथ पार्ट ऑफ राजस्थान, गुजरात, अहमदाबाद के पास में पड़ता है। सो क्लाइमेटिक कंडीशंस आर रियली गुड सर। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मेरे मन में आ रहा है संजीव जी। सभी बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, किसी कॉलेज में ज्वाइन करें या यूनिवर्सिटी में या फिर स्कूल में, तो उनके मार्क्स बहुत मायने रखते हैं। कितना परसेंटेज आया है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग, डिस्टिंक्शन वगैरह वगैरह वगैरह। सभी जगहों पर दे आर गिविंग मच इंपॉर्टेंस टू मार्क्स। तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कमाएं, इसके लिए आप उन्हें कैसे तैयार करते हैं? किस तरह का स्पेशल गाइडेंस देते हैं, ये हमें बताइए। सर, जैसे मैंने आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम बताया, इंडस्ट्री पार्टनरशिप जैसे L&T हो या जेबिया हो, अगर आप देखें तो हम बच्चों को इन सभी एस्पेक्ट्स में द बेस्ट देते हैं ताकि उन पर प्रेशर ना हो। इंडस्ट्रियल करिकुलम जो मैंने बताया, बिना प्रेशर के हम ये सब कुछ दे रहे हैं। पर यहाँ ग्रेजुएशन तक जब आते हैं, बच्चों को खुद ही पढ़ना होता है सर। यूनिवर्सिटी एक प्लेटफॉर्म देती है, उस प्लेटफॉर्म में सर एक क्लासरूम में जैसे सभी 60 बच्चों को एक रैंक नहीं मिल सकता, उतना ही प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स को उस एनवायरनमेंट में सर, हमारे पास जैसा मैंने कहा, बाहर से आना या बाहर जाना ऐसा कुछ होता नहीं है। शाम होते ही बच्चे कैंपस में ही होते हैं, एक एज ग्रुप वाले एक ही जगह। आपने बिल्कुल सही कहा, यानी कि इट्स लाइक योर होम, Home, घर, जहाँ yes. पिताजी, माँ, भाई बहन सब लोग फैमिली साथ अंडर मिलकर वन रहते रूफ, हैं, एक फैमिली परिवार अंडर बनता वन है। रूफ, ऐसा हाँ, कॉन्सेप्ट फैमिली अंडर वन रूफ, ये कॉन्सेप्ट Yes, बहुत ही बढ़िया है, yes. सच में। यस, नाइस, राइट। नाइस। सो टेक्नोलॉजी के नजरिए से सेम एज ग्रुप वाले होते हैं, जिससे नॉलेज शेयरिंग इजी हो जाता है। संजीव जी, पता नहीं मुझे जिक्र करना चाहिए या नहीं, बिल्कुल शुरू से ही नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ स्टूडेंट्स, साउथ स्टूडेंट्स, यानी ये फर्क है। अक्सर ऐसा होता है सभी जगह, वो नॉर्थ वाले, हम साउथ वाले। न जाने क्यों, पर यह सोच बचपन से ही हम में पनपती आ रही है। लेकिन इस सोच को पीछे छोड़कर वी आर ऑल वन, वी आर ऑल इंडियंस, वी आर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। क्या आप इसके लिए कुछ कर रहे हैं? मोर ओवर, द मोस्ट डेंजरस थिंग इन ऑल यूनिवर्सिटीज, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड रिसेंटली, बहुत ही गंभीर मामला है ये, द डेविल ऑफ रैगिंग। ये रैगिंग रोकने के लिए खास करके मैं ये पॉइंट स्ट्रेस करके आपको पूछ रहा हूं कि आपकी यूनिवर्सिटी में इसके लिए क्या योजना है? सर, एंटी रैगिंग सेल्स हैं हमारे पास,
2007 में इसकी स्थापना हुई थी। तब से लेके आज तक हमारे कैंपस में एक भी रैगिंग की कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ही ऐसा है राइट, सर, राइट, जहाँ राइट। पर वाइस चांसलर से Very good. लेकर फैकल्टी भी कैंपस में रहती है, जैसे माता पिता के रहने पर बच्चे बहुत बढ़िया। दायरे में रहते हैं। तो हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। और अगर कभी गलती से कोई रैगिंग हो भी जाता है, मतलब गलती से, तो ऐसी सिचुएशन में इस एंटी रैगिंग सेल में कंप्लेंट करने से इमीडिएटली उन पर एक्शन लिया जाता है। तो अगर कोई स्टूडेंट शिकायत करना चाहता है तो हमारी एंटी रैगिंग सेल में स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, जिनसे वो सीधे संपर्क कर सकता है बिना किसी झिझक के। पर जहां तक मुझे पता है, आज तक रैगिंग की कोई समस्या आई ही नहीं। अब बात करते हैं नॉर्थ और साउथ की। अब ऐसी कोई फीलिंग भी तब आती है जब हम अलग अलग रहें। ऐसे ही डिफरेंशिएशन right, की you are शुरुआत right. होती है, लेकिन जब एक ही छत के नीचे एक ही परिवार की तरह मिलकर रहेंगे तो ऐसी बात ही नहीं रहेगी। सही है, नाइस, वेरी गुड। अब एक मजेदार सवाल है संजीव जी। आज तक तो जो भी कहा, जो भी किया, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट क्या है, कोर्स क्या है, ये सब कुछ तो ठीक है, पर इन सब के साथ वी नीड एंटरटेनमेंट, कल्चरल एक्टिविटीज, क्योंकि मैं खुद कल्चरल साइड को बिलोंग करता हूं। ऐसे में आपकी यूनिवर्सिटी में बच्चों के लिए किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं? कल्चरल एक्टिविटीज को आप किस तरह बढ़ावा देते हैं? क्या है, हमेशा सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करके चलने की बजाय थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाई के साथ साथ कलाओं को भी बढ़ावा दिया जाए, जैसे डांस हुआ या ये म्यूजिक हुआ, पेंटिंग हुआ, फाइन आर्ट्स, तो इनको बढ़ावा देने के लिए आपकी यूनिवर्सिटी में क्या चांसेस है, क्या मौके हैं, आप इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं? आई वॉन्ट दैट इन्फॉर्मेशन। सर, अपने कल्चर और ट्रेडिशन को ना मिस करते हुए इवन संक्रांति के समय में भी उससे जुड़े सभी रीति रिवाज हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस में, मतलब संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं, उगादि सेलिब्रेट करते हैं, तो इस वजह से उन्हें ये नहीं लगता कि वो त्योहार में घर नहीं जा पाए हैं। इसीलिए बच्चों के लिए हम रंगोली कंपटीशन रखते हैं, काइट फ्लाइंग रखते हैं। ऐसे और भी त्योहार है। विनायक चतुर्थी में हमारे कैंपस में गणेश जी की पूरे उल्लास से 10 दिनों तक पूजाएं होती हैं। विसर्जन के लिए सभी लोग, हमारे स्टाफ, फैकल्टी, हमारे स्टूडेंट्स, सभी पास वाले लेक में विसर्जन के लिए जाते हैं। और ऐसे कल्चरल एक्टिविटीज के साथ कॉलेज में फेस्ट भी होते हैं। और आपको बताऊं, हमारे यहाँ 22 स्पोर्ट्स क्लब हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, जिम फैसिलिटी, टीटी, सभी फैसिलिटीज और स्पोर्ट्स को मिलाकर ऑलमोस्ट 22 स्पोर्ट्स क्लब हैं हमारे यहाँ। So all the things are included for the students, not only education, पर साथ में entertainment भी, जो उनके लिए बहुत जरूरी है, and we are personally taking care of it. हाँ, एक और बात, आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को आगे जाकर आप ही नौकरी दिलाते हैं, ऐसा मैंने सुना है, और ये बहुत ही सराहनीय है, जितनी तारीफ की जाए कम है। ये कैसे मुमकिन है? ये किस हद तक, किस तरह से आचरण में लाते हैं, बताइए। सर, जैसा मैंने बताया कि हम लिमिटेड स्टूडेंट्स लेते हैं, इससे यू कैन मेक इट आउट क्लियरली, अच्छे मेरिटोरियस वैसे तो स्टूडेंट्स। आप शुरुआत से ही एक अच्छी बात कहे जा रहे हैं, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात, लिमिटेड लिमिटेड लिमिटेड। जब कुछ लिमिटेड होता है तो लेस इज मोर कंफर्टेबल कहते हैं। एग्जैक्टली सर। इसी तरह तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि लिमिटेड स्टूडेंट्स हो तो फिर सभी को सारी सुविधाएं आसानी से दी जा सकती हैं, राइट? 100% स्पेसिफिकली डिफाइन हो जाता है सर, नंबर डिफाइन हो जाते हैं हमारे लिए, ये इतने हैं, ये परसेंटेज है। सो इसके अलावा LNT, LET प्रोग्राम्स जो है, इंडस्ट्री पार्टनरशिप, ये सब, इसके अलावा इंडस्ट्री इंटर्नशिप प्रोग्राम, मैंने बताया ना बच्चों के समर वेकेशन होते, इस वेकेशन में इंटर्नशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी देते हैं हम। और ये सब हम थियोरेटिकली नहीं करते हैं, हम प्रैक्टिकली बच्चों से इंडस्ट्रियल करिकुलम करवाते हैं। राइट। वर्तमान में शिक्षा क्षेत्र में टेक्निकली बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, आप उन्हें अपने यूनिवर्सिटी में इंप्लीमेंट करने के लिए किस तरह के मेजर्स ले रहे हैं संजीव? सर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो डिजिटल क्लासरूम्स, डिजिटल लाइब्रेरीज, हमें जिस कंप्यूटर लैब फैसिलिटीज की जरूरत होती है, तो एवरीथिंग, नॉट ओनली डिजिटल क्लासरूम सर, इवन हॉस्टल्स भी इंक्लूडेड हैं। हॉस्टल से लेकर मेस तक टोटल हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट मीन्स द वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। संजीव जी, व्हाट्स योर रोल टू मेक द स्टूडेंट्स बेटरमेंट? आपको देखकर आप स्टूडेंट्स को ऊंचे पद पर, अच्छे पद पर देखना चाहते हैं। आपके बात करने के ढंग से ही आप बहुत ही एंथुसियास्टिक लगते हैं।
यू विल डू मिरेकल्स, ऐसा आपकी सोच बता रही है, आपके विचार बता रहे हैं। रियली वेरी नाइस। एट द सेम टाइम आप कौन कौन सी सावधानियां बरत रहे हैं? चलो, आप कह रहे हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ओके, वी एक्सेप्ट इट। पर्टिकुलरली इस विषय में पर्सनली, एज संजीव पर्सनली, यूनिवर्सिटी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, बताइए। जब मैं चैनल पार्टनर था, तब भी बच्चों के जॉइनिंग के बाद उनकी जिम्मेदारी मैं लेता था सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, हर पेरेंट को ये कन्वे करना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को हमें सौंप दो, मैं सब देख लूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं ये इतने विश्वास के साथ इसलिए कह पाता हूँ क्योंकि हमारे वाइस चांसलर से लेकर हमारी फैकल्टी भी अपनी फैमिली के साथ कैंपस में रहते हैं और सबका अच्छे से ध्यान रखते हैं। इसीलिए मुझ में इतनी हिम्मत आई है। असल में कई पेरेंट्स को कंफ्यूजन होता है, कई पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हम बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, हमसे दूर भेज रहे हैं, क्या करेंगे। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फैमिली अंडर वन रूफ के कॉन्सेप्ट से सबका ध्यान रखते हैं। 100% प्लेसमेंट के नाम का सभी यूनिवर्सिटी वाले डंका बजाते हैं। इज इट पॉसिबल, संजीव जी? ब्रह्मानंद जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। क्योंकि सभी लोग 100% प्लेसमेंट बोलते हैं, जितनों को लिया उतनों को कैसे प्लेसमेंट देंगे बताइए। 100% प्लेसमेंट का एक क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। स्टूडेंट का 8 to 8.5 मिनिमम सीजीपी होना चाहिए। इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टूडेंट ने मिनिमम 2 किए हुए होने चाहिए। उस पर वर्कशॉप्स, खासकर कई वर्कशॉप्स होते हैं। मैं एक वर्कशॉप के बारे में बताता हूं, कम्युनिकेशन स्किल्स। आजकल पेरेंट स्टूडेंट चाहते हैं कि उन्हें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिले, पर वो कम्युनिकेशन स्किल्स में नील होते हैं। स्टूडेंट हैज टू प्रैक्टिस हिमसेल्फ, उसे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसके बाद मिनी प्रोजेक्ट्स, लिस्ट बहुत लंबी है सर। जो भी इस लिस्ट को कंप्लीट कर पाता है उसे प्लेसमेंट जरूर मिलती है। इस सर पदमपद सिंघानिया यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कैलेंडर भी है क्या? यस सर, एसपीएसयू यानी सर पदमपत सिंघानिया यूनिवर्सिटी में एकेडमिक कैलेंडर फॉलो होता है। जब स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं तब उन्हें एकेडमिक कैलेंडर दिया जाता है। उससे बच्चों को यह समझ में आता है कि कितने वर्किंग डेज हैं, कब उनके एग्जाम्स हैं, कब हॉलीडेज हैं। इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। और हॉलीडेज का भी ऐसा है कि जो दूर के शहरों से स्टूडेंट्स आते हैं ना, उनके ट्रेन टिकट रिजर्वेशंस या आगामी फ्लाइट टिकट्स उनको कम फेयर में मिल जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स को हम एकेडमिक कैलेंडर ज्वाइन करते ही दे देते हैं। जनरली सारी यूनिवर्सिटीज अगस्त या सितंबर में शुरू होती हैं एकेडमिक ईयर्स, जहां तक मुझे पता है। ऐसे में आप लोग अर्ली स्टार्ट करने की क्यों सोच रहे हैं? सर, एक्चुअली बताया जाए तो यहाँ काउंसलिंग्स के बाद बाकी सब होने तक अगस्त या सितंबर हो जाता है, बट हमारा जुलाई फर्स्ट वीक से ही कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। दिस इज द ओनली वन यूनिवर्सिटी इन इंडिया विच इज ऑफरिंग 1 month ऑफ इंडक्शन क्लासेस, ओरिएंटेशन क्लासेस, वर्कशॉप्स। जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं वो ये सभी करवाते हैं, क्योंकि आज हम सब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, पर इस टेक्नोलॉजी को समझना किसे है? स्टूडेंट्स को ही तो समझना चाहिए। 1 महीने तक अगर इनकी प्रैक्टिस कराई जाए, जो कोर्स उन्होंने लिया है, जो करते, मान लीजिए उनके भाई के कहने पर या रिलेटिव के कहने पर किया हो, कर लेते हैं, पर 1 महीने के लिए आकर उनके एक्सपीरियंस करने से दे अंडरस्टैंड व्हाट कोर्स दे आर गोइंग टू स्टडी। इस बीच अगर उन्हें कुछ चेंजेस करने हो तो उन्हें इंटरनली कोर्स चेंज करने की अपॉर्चुनिटी होती है फॉर ब्राइट फ्यूचर। आपकी यूनिवर्सिटी में हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में बताइए। सर, हमारे कैंपस में एक ही तरह का हॉस्टल है, वो भी 2 शेयरिंग वाले रूम्स। एक रूम में 2 स्टूडेंट्स रहते हैं शेयरिंग में, तो 2 स्टूडेंट्स के लिए 1 फैन, 1 एसी, 1 बेड काफी हो जाता है। पर जेके वालों का मानना है कि उस एज के बच्चों में किसी को फैन चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, किसी को लाइट चाहिए तो किसी को नहीं चाहिए। इसलिए रूम में 5 फीट का पार्टीशन होता है, ऑपोजिट बेड्स होते हैं, सेपरेट फैंस होते हैं, सेपरेट लाइट्स होती है, सेपरेट कबर्ड्स होता है, विंडोज भी सेपरेट। ऐसी फैसिलिटीज होती हैं। वॉशरूम्स का कहें तो एवरी 5 रूम्स का कॉमन होता है। वो इसलिए क्योंकि अब बच्चे जो इस एज के होते हैं ना, वो हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं ठीक से, इसलिए वॉशरूम्स कॉमन हो तो हमारे सुपरवाइजर्स उनका ध्यान रखते हैं। संजीव जी, पेरेंटल पुलिसिंग इस नाम से कुछ नया इंट्रोड्यूस किया है आपने, उसके बारे में बताइए। सर, पेरेंटल पुलिसिंग यानी, अब मैं बताऊं, लगभग इतने सालों के एक्सपीरियंस में हम चाहे जितना देखें, जितना कंट्रोल करें, जितना समझाएं, उनकी उम्र ही वैसी होती है। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मानिए कि हमारे राज्य से 600 से 800 बच्चों ने एडमिशन लिया है। मैं कहता हूं कि पेरेंट्स को आप एक पेरेंट में एक स्लॉट देता हूं, ओके? मान लीजिए कि जुलाई मंथ में एक पर्टिकुलर दिन में मदर फादर
और एक मदर फादर यानी 4 लोग। मैं सबको कैंपस में एकोमोडेशन दूंगा, फूड भी दूंगा। अपने बच्चों के लिए 1 हफ्ता यहाँ रहो। उस 1 हफ्ते में सिर्फ अपने बच्चों को मत देखो, बाकी सभी बच्चों को भी देखो। यानी कि कॉलेज के बाद वो क्या करते हैं, हमारे रूल्स लगाने पर भी वो गलत करते हैं, तो माँ बाप के तौर पर आप पूछ सकते हैं कि बच्चों तुम ये सब क्या कर रहे हो। और साथ ही फूड अच्छा नहीं लगे तो आप पूछ सकते हैं हमसे कि ये क्या फूड खिला रहे हो, कैसी क्वालिटी है इसकी। यानी 24 घंटे 365 डेज पेरेंट्स पोलिसिंग के तहत और उनके पर्यवेक्षण में इस यूनिवर्सिटी की सोच फर्स्ट टाइम इन इंडिया है। ये बात मैंने एसपीएसयू के वीसी सर से कही और उन्हें ये बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि सर पेरेंट्स की निगरानी में ही तो कॉलेज चल रहा है ना। इस सोच को भी ओके किया और पेरेंट्स पोलिसिंग को हमारे यहाँ लागू किया। तो 600 से 800 पेरेंट्स जब भी उन्हें मौका मिले तो 1 हफ्ते के लिए एक बार हमारे दिए हुए लिस्ट के मुताबिक 1 वीक आकर हमारे कैंपस में रहे। उनकी सारी फैसिलिटीज का ध्यान हम रखेंगे। तो पेरेंट पोलिसिंग की इसे इंट्रोड्यूस करने की सोच मेरी थी। वेरी गुड संजीव, मैं बहुत खुश हूं। सच में मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं है, कारण कि एक यूनिवर्सिटी को जो जो सावधानियां बरतनी चाहिए, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के साइड से सोचकर उन्हें किस तरह के दायरों और पद्धतियों में रहना है, और ऊपर से ये किसी पनिशमेंट की तरह भी न होकर सॉफ्टली प्यार से उन्हें समझाते हुए, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए, पर्टिकुलरली सभी का एक परिवार की तरह रहना, वाइस चांसलर से लेकर सबका एक ही कैंपस में साथ रहना, और ये सब बच्चों की मानसिकता समझकर कैसे करना है, क्या करना है, वैसी हॉस्टल की व्यवस्था, ये सब आपके मुंह से सुनकर इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी, रियली बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी, डेफिनेटली सारे बच्चों को यहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा मैं मान रहा हूं। पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये सब कहने सुनने में अच्छा लग सकता है। पेरेंट्स, यू गो एंड आप खुद जाकर देखिए अच्छी तरह से, आपको सही लगे, अच्छा लगे, तभी अपने बच्चों को वहां पढ़ने के लिए भेजिए। उन्हें कभी नॉर्थ साउथ में फूड में कभी अंतर महसूस नहीं हो, और एनवायरनमेंट की भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका आप पूरा ध्यान रख रहे हैं। इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर संजीव। वंस अगेन यू विल हिट द हेडलाइंस। थैंक यू। Thank you so much, शुक्रिया। sir. I really have no words. Thank you, sir. My Thank you very pleasure. much.